मुंबई में कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों में सामने आए 6000 केस, 12 की मौत। महाराष्ट्र में घटा आंकड़ा, 24 घंटे में 31,000 केस, कोरोना के 2,67,000 एक्टिव केस। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल बोले, महाराष्ट्र में 19 जनवरी को कोरोना की पीक आएगी। गोवा की पणजी सीट से मनोहर पर्रिकर की बेटी उत्पल पर्रिकर को टिकट देने को तैयार है आप, पर अगर निर्दलीय लड़े तो उनके सामने उतारेगी अपना उम्मीदवार। डोंबिवली में 58 साल की महिला के घर में घुसकर गला दबाकर हत्या, अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध केस दर्ज। ठाणे में एक बेकाबू कार दलदल में फंसी, दमकल कर्मियों की मदद से 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में रास्ता क्रॉस कर रहे शख्स को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत। नांदेड़ के लोहा शहर में छत्रपति शिवाजी स्मारक के भूमि पूजन में खुद बीजेपी सांसद लगाना भूले मास्क, उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। महाराष्ट्र के भिवंडी में काजी कंपाउंड में आग से लाखों का नुकसान। सांगली में इंटरकास्ट शादी करने वाले दंपत्ति का सामाजिक बहिष्कार करने का दबाव डालने वाले पंचों के विरुद्ध मामला दर्ज। अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा में गणपति बप्पा के भक्त ने खोला बप्पा की 3000 मूर्तियों का संग्रहालय, देखने बड़ी तादाद में आ रहे हैं पर्यटक। नहीं रहे कथक सम्राट बिरजू महाराज, दिल्ली में अंतिम सांस ली, बॉलीवुड ने शोक व्यक्त किया। हार्ट अटैक से बिरजू महाराज का निधन, साकेत अस्पताल में कराए गए थे भर्ती, 83 साल थी उम्र। बिरजू महाराज का पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्र था, लखनऊ के कालका बेंदादीन घराने से संबंध था, पद्म विभूषण से किए जा चुके थे सम्मानित। पत्नी के साथ रणथंभौर पहुंचे अक्षय, शादी की 21वीं सालगिरह का मनाएंगे जश्न। 86 अंकों की बढ़त के साथ 61,308 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 52 अंकों की बढ़ोतरी के साथ निफ्टी बंद। अप्रैल दिसंबर में 9 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़की 2 व्हीलर्स की बिक्री, 3 साल से जारी है दोपहिया की सुस्त बिक्री। लेट लतीफी के लिए सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाने के बाद टेस्ला को मिला कई राज्यों से न्योता, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब का ऑफर। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की अपनी लग्जरी और फ्लैगशिप एसयूवी टाटा सफारी का डार्क एडिशन, इंटीरियर एक्सटीरियर में कई बदलाव। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान हवाई टिकट रद्द कराने वाले 1/3 से कम लोगों को मिला रिफंड, होटल की बुकिंग कैंसिल करवाने वाले सिर्फ 34% लोगों को रिफंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। गोवा के चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी तो यहां पर हैं ही, आम आदमी पार्टी भी इस छोटे से राज्य में खूब एक्टिव होकर चुनाव प्रचार में उतरी है। टीएमसी भी गोवा में अपनी जमीन तलाश रही है, पर बीजेपी के लिए गोवा में मुसीबत खड़ी हो गई। ये मुसीबत किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे ने खड़ी की है। उत्पल पर्रिकर पणजी से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर बीजेपी उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं दिख रही। आम आदमी पार्टी ने कहा, हम देंगे टिकट, अगर नहीं लिया तो आपके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये उत्पल पर्रिकर है, गोवा के सीएम, देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रहे मनोहर पर्रिकर के बेटे। उत्पल पर्रिकर इस बार गोवा की राजधानी पणजी से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मनोहर पर्रिकर के पास 2 दशकों से ज्यादा समय तक ये सीट रही। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि उत्पल पर्रिकर अपना कैंपेन भी शुरू कर चुके हैं, हालांकि वो इस बारे में खुलकर नहीं बोल रहे। Just one reaction that you are campaigning. I'm going meeting people. Thank you. दरअसल बीजेपी से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसे लग रहा है कि पर्रिकर का टिकट कट सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पंजिम से अटलसियो बाबूश मोन्सारेटे को टिकट देना चाह रही है। उनके ऊपर बलात्कार, दंगे फैलाने जैसे गंभीर मामले हैं। मनोहरभाईंनी निश्चितपणे गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी एस्टॅब्लिश करण्याकरता भरपूर काम केलेलं आहे, पण केवळ मनोहरभाईंचा किंवा एखाद्या नेत्याचा मुलगा म्हणून भारतीय जनता पक्षात तिकीट मिळत नाही। त्यांचं कर्तृत्व असेल तर त्यांचा विचार होतो। त्यामुळे या संदर्भातला निर्णय काय जो घ्यायचा आहे, हा निर्णय काही मी घेऊ शकत नाही।
आमचं जे पार्लमेंटरी बोर्ड आहे हेच त्या संदर्भातला निर्णय घेऊ शकतो. अगर बीजेपी उत्पल को टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं और दूसरी पार्टियां भी उत्पल के लिए बाहें फैलाकर तैयार खड़ी दिख रही हैं. यदि ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है. मनोहर पर्रिकर गोवा में एक बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे. मैं मनोहर पर्रिकर जी की इज्जत करता हूँ. उनके बेटे का स्वागत है अगर वो आना चाहें तो. उत्पल पर्रिकर जो उनका बेटा है जिसको उस प्रकार से अपमानित किया गया है वो भी ठीक नहीं है. अगर पूछे कि क्या आपकी औकात है, जैसे महाराष्ट्र में पूछते हैं लोग औकात की बात, तो आपकी औकात क्या है मनोहर पर्रिकर के सामने? उत्पल पर्रिकर को टिकट देना पड़ेगा. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारी पार्टी का कोई उनके पार्टी का कोई संबंध, लेकिन जिस प्रकार से हमारे जैसे लोग भी दबाव बना रहे हैं कि उनका अपमान मत करिए, तो उनको टिकट देना पड़ेगा पणजी से. अगर नहीं दिया और उत्पल पर्रिकर भी फिर भी चुनाव लड़ना चाहती है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ चुनाव लड़ना चाहते गोवा में, सभी ने उत्पल के पीछे अपना समर्थन देना चाहिए और उत्पल को जीतकर लाना चाहिए. वैसे आम आदमी पार्टी ने पणजी से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, पर उस उम्मीदवार का कहना है कि अगर उत्पल पर्रिकर आम आदमी पार्टी से खड़े होना चाहते हैं तो वो अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे, लेकिन अगर उत्पल निर्दलीय लड़ते हैं तो वो उनके खिलाफ लड़ेंगे. अरविंद जी ने जो भी कहा है मैं एक्चुअली दोहराता हूँ. उत्पल पर्रिकर को अगर इंटरेस्ट है तो वो आम आदमी पार्टी में मोस्ट वेलकम है. और जैसे आपने पूछा, मैं ज़रूर सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, इवन दो आई एम द डिक्लेयर्ड कैंडिडेट. गोवा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने हैं. यहाँ से कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना भी ताल ठोक चुकी है. पंजिम सीट पर उत्पल पर्रिकर का दावा ये बीजेपी के लिए एक दुविधा के तौर पर सामने आ रहा है. एक तरफ बीजेपी इस सीट पर ऐसे कैंडिडेट को सीट देना चाहती थी जो जीत कर आ सके, वहीं दूसरी तरफ मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट न देना एक गलत मैसेज दे सकता है. गोवा में हरीश वोलवेकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक. मुंबई में कोरोना अब काबू में आता हुआ दिखाई दे रहा है. पिछले 24 घंटों में मुंबई में कोरोना के केसेस 6000 के करीब आए हैं. 12 मरीजों की मौत हुई है. शहर में एक्टिव केस घटकर 50,000 रह गए हैं. महाराष्ट्र में भी 24 घंटों में केस 31,000 के आसपास आए, जो पिछले 24 घंटे के मुकाबले काफी कम है. मुंबई वालों के लिए सोमवार का दिन काफी राहत लेकर आया. सोमवार को जो आंकड़े आए हैं उनसे मुंबई में कोरोना लगातार कमजोर होता दिखाई दे रहा है. शुक्रवार को मुंबई में कोरोना के 11,317 केस आए थे. शनिवार को 10,661 केस आए. रविवार को केस घटकर 7,895 रह गए और सोमवार को 5,956 केस आए हैं. बीएमसी का मानना है कि मुंबई के लोगों की समझदारी से शहर में कोरोना नियंत्रण में दिखाई दे रहा है. लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं. वैक्सीन के साथ साथ केस कम होने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है. अभी भी ऑक्सीजन की मात्रा 20%, 22% में ही लग रही है. आज भी 1000 पेशेंट रुग्ण एडमिट होते तो उसमें 200 रुग्ण या उससे भी कम ऑक्सीजन की मात्रा लगते. बाकी सबको बिना ऑक्सीजन के लोग अच्छे हो रहे. इसलिए ओमाइक्रॉन की जो वेव या डेल्टा वेरिएंट वो सब कंट्रोल में है. इसका श्रेय पूरा पहला नागरिकों को जाता है कि नियमों का पालन करना, और उसकी यंत्रणा जो चला रहे महानगर पालिका, राज्य सरकार, वो भी बहुत ही अच्छी तरह चला रहे. इसलिए क्षमतापूर्वक हेल्थ जो हमारी डिपार्टमेंट है वो अच्छी तरह मुंबई का हेल्थ अच्छी तरह ठीक रखने में कामयाब हो रहा है. सोमवार को मुंबई में 47,574 लोगों के टेस्ट हुए थे, जिनमें 83% मरीज असिम्टोमेटिक हैं. मुंबई में आज 479 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा. 15% बेड अस्पताल में ऑक्यूपाइड है
और ये भी कहा जा रहा है कि डबलिंग रेट जो है वो भी मुंबई में काफी कम हुआ है। पिछले हफ्ते के आंकड़े अगर देखे जाएं तो हर दिन 20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे, जबकि टेस्टिंग इतनी ही की जा रही थी। अब इसी टेस्टिंग पर 7,000 तक केसेस आ रहे हैं, 7,500 तक केसेस आ रहे हैं। तो ये जताया जा रहा है कि तीसरी लहर का जो बढ़ाव देखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अभी भी शंका इस बात पर जताई जा रही है कि कोविड सेल्फ टेस्ट किट से जो लोग घर पर टेस्ट कर रहे हैं उसके सही आंकड़े बीएमसी के पास और सरकार के पास नहीं है, पर जो आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं उसके आंकड़े देखे जाए तो तीसरी लहर का जो बढ़ाव था उसे कहीं ना कहीं कम होते हुए देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में। जानकार ये कह रहे हैं कि आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के बाद कोरोना टेस्ट में कमी आई है। अब टेस्टिंग लक्षण उभरने पर ही किसी की जांच हो रही है, किसी के संक्रमित संपर्क में आने से नहीं। और कमी का कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या पर पड़ा है। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर जगहों पर पॉजिटिविटी रेट काफी बढ़ गया। अब सवाल यह है कि अगर कोरोना के साथ आंकड़ेबाजी का खेल खेला जा रहा है तो असली स्थिति हमारे देश में कोरोना की क्या है? नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, दो गज की दूरी, घर में कैद रहने की मजबूरी, सब नाकाफी साबित हो गया। पिछले 4 दिनों से देश पर कोरोना संक्रमण की ढैया चल रही है, यानी औसतन 2.5 लाख केस आ रहे हैं और इस ढैया में हर दिन 200 से 400 लोग मारे जा रहे हैं। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आ रहे आंकड़े आपको भ्रम में डाल रहे हों। दरअसल कोरोना संक्रमण की जांच की नई गाइडलाइन ने रफ्तार तो रोकी है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। मतलब ये कि पीक आने वाला है। अब सरकार कहती है कि बिना लक्षणों वालों को, चाहे वो कम्युनिटी सेटिंग में हो या जो कंफर्म केसेस के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रैक्टिकल मायने यह हुआ कि अब कोविड-19 के जो डेली न्यू कोविड-19 केसेज हैं वो कम आने लगे हैं। हमें इसका अर्थ यह नहीं निकालना होगा कि अब कोविड-19 के केसेज कम होने लगे हैं। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि टेस्टिंग का जो ग्रुप था वो कम हो गया है। इस स्टेज पर ऑफ पेंडेमिक पर, जब इस पेंडेमिक की इस स्टेज पर जब टेस्टिंग की पॉलिसी में बदलाव हुआ है तो डेली न्यू कोविड-19 केसेज एक सही पैरामीटर नहीं है पेंडेमिक को ट्रैक करने का। उससे बेहतर पैरामीटर होगा कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट उस शहर या राज्य में क्या है। तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को अब हमें पेंडेमिक के पीक को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले एक हफ्ते के अंदर भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16 लाख से ऊपर हो गई है। फिर भी अगर हम ये मान लें कि देश में कोरोना संक्रमण का पीक जा चुका है तो ये हमारी भूल है। भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। सर, राज्यों को लेकर आपकी जो रिसर्च है उसमें कौन कौन से राज्य हैं जो पीक को पार कर चुके हैं और किनको आप ज्यादा प्रभावित अभी देख रहे हैं? अभी कोई राज्य, बड़ा राज्य में निश्चित रूप से कोई अभी पीक को पार नहीं किया है, लेकिन अगले एक हफ्ते में कई राज्य हमारे अनुसार अपने पीक को पार करेंगे। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश या कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में देश में कोरोना संक्रमण का पीक होगा। आईआईटी कानपुर के सूत्र मॉडल के हिसाब से यही रिपोर्ट है। चलिए हम आपको पीक की डेट शीट बता देते हैं। देश में कोरोना संक्रमण का पीक 23 जनवरी तक आएगा, जिसमें करीब 7,20,000 केस रोजाना आने की बात कही गई है। हालांकि कोविड टेस्ट को लेकर नए नियमों के आने के बाद ये स्थिति आंकड़ों में 4 लाख केस प्रतिदिन दिखाई दे सकती है।
जिस रेट से अभी कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि लगभग रोज के 2.5 लाख से 3 लाख केसेस आ रहे हैं, अगर इसी रेट से केसेस बढ़ते रहे, जैसे कि हमें पता है ये ओमिक्रॉन वायरस जो है वेरिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से फैलता है, तो इसी तेज़ी से फैलता रहा तो लगभग जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक हमारा पीक आने की संभावना है। और फिर जैसे ही पीक आता है फिर केसेस कुछ हफ्तों के बाद केसेस घटने भी शुरू हो जाते हैं और लगभग मार्च 15 तक, मिड मार्च तक जो है सारे जो पीक जो आया है वो थर्ड वेव डिक्लाइन होने की संभावना है। देश के महानगरों के बारे में सूत्र मॉडल का आकलन अभी तक सटीक नहीं रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि कोविड टेस्ट को लेकर जो नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसकी वजह से टेस्ट कम हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में कोरोना संक्रमण का पीक 15 और 16 जनवरी को बताया गया था। सूत्र मॉडल के आकलन के हिसाब से 45,000 मरीज पीक के समय आने थे, लेकिन पीक के समय संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 28,000 के आसपास ही रही। मुंबई में कोरोना का पीक 12 जनवरी आंका गया था। कोरोना के केस को लेकर ये आकलन करीब 72% तक सही पाया गया। कोलकाता में संक्रमण का पीक 13 जनवरी बताई गई थी और ये आकलन करीब 70% तक सही साबित हुआ था। बेंगलुरु में कोरोना संक्रमण का पीक 22 जनवरी को आएगा। आकलन है कि उस दौरान 30,000 केस प्रतिदिन आएंगे। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि घटते हुए कोरोना वायरस के नंबर्स को देखकर हम ये बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं कर सकते कि पैंडेमिक खत्म हो रहा है। जब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस बदले गए हैं, तब से पूरे देश में बहुत ही कम टेस्टिंग हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ पॉजिटिविटी रेट को देखकर ही ये बताया जा सकता है कि इस समय हमें रिलीफ मिलेगा या और भी केसेस इंक्रीज होंगे और हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स इंक्रीज होंगे। सूत्र मॉडल ने दूसरी लहर के दौरान सटीक भविष्यवाणी की थी। हालांकि तब कोरोना संक्रमण की लहर को काबू करने या मरीजों की पहचान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया गया था। राज्यों को लेकर जो आकलन अब सामने आया है, उनकी तारीखों में फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन केस के मामले में बदलाव है। जैसे बिहार में संक्रमण का पीक 17 जनवरी यानी आज है और करीब 18,000 केस आने चाहिए थे, लेकिन स्थिति में बदलाव दिखा है, केस कम है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में संक्रमण का पीक 19 जनवरी को आना है। करीब 45,000 केस प्रतिदिन आने का आकलन है। फिलहाल ये स्थिति बनती नहीं दिख रही। महाराष्ट्र में भी संक्रमण का पीक 19 जनवरी है। करीब 1.5 लाख केस आने का आकलन था, लेकिन अभी फिलहाल 40,000 के आसपास ही केस प्रतिदिन आ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण का पीक 20 जनवरी है। यहाँ के लिए आकलन करीब 20,000 केस का है। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण का पीक 23 जनवरी को आना है। उस वक्त 65,000 केस प्रतिदिन आने का आकलन है। तमिलनाडु में संक्रमण का पीक 25 जनवरी को आ सकता है। पीक के समय 65,000 केस प्रतिदिन आ सकते हैं। असम में कोरोना संक्रमण का पीक 26 जनवरी तक आ सकता है। यहाँ के लिए पीक के समय 9,000 केस प्रतिदिन का आकलन किया गया है। आंध्र प्रदेश के बारे में सूत्र मॉडल का गणित कहता है कि यहाँ पर 30 जनवरी तक कोरोना संक्रमण का पीक आ सकता है, जिसमें करीब 24,000 केस प्रतिदिन आ सकते हैं। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही।